जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने अब तक का अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका दी है और कांग्रेस बस बिलबिलाकर बेचैन होकर तड़प कर रह गई है। कर कुछ नहीं पा रही है सिवाय बयान देने के। आने वाली 16 तारीख कांग्रेस के लिए आने वाली कई हार तय करने वाली है और इसीलिए मैदान में सोनिया गांधी भी कूद गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से, जयराम रमेश से अकेले बस की बात नहीं है। बेटा जी तो व्यस्त ही हैं, उनके बस की बात और भी नहीं है। तो सोनिया गांधी खुद मैदान में कूद गई हैं। लेकिन अब सामना पीएम मोदी से है और पीएम मोदी धड़ाधड़ इस तरह का चक्रव्यूह रच रहे हैं कि कांग्रेस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, ऊपर से अलग थलग पड़ गई है। मामला है महिला आरक्षण विधेयक का और उसके साथ आने वाले परिसीमन का। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी बहुत एक्टिव हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक लेख भी लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में और उसके बाद उन्होंने सांसदों को चिट्ठी भी लिखी है और महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने समर्थन मांगा है, क्योंकि महिलाओं को संसद में 1/3 आरक्षण मिलने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। ये लंबे समय से अटका हुआ था, कांग्रेस के बस में नहीं हुआ, इसको पास करा दे। और एक जगह पास होकर ये गिर भी गया, एक सदन में पास हुआ और दूसरे में नहीं हो सका और गिर गया। लेकिन आज बीजेपी इसे पूरा करने जा रही है और महिला नेताओं में खासी खुशी है इसे लेकर। लेकिन कांग्रेस परेशान है, इसका विरोध कर रही है कि बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक नहीं परिसीमन लाना चाहती है। जयराम रमेश बोल रहे हैं कि हमें विधेयक की प्रतियां नहीं दी गई, ये तो बुलडोजर नीति हो गई कि आप जबरदस्ती लाना चाहते हैं। स्टालिन उधर से चिल्ला रहे हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ से पायलट सचिन पायलट परेशान है कि नहीं, ये तो सबकी सलाह से सर्वदलीय बैठक के बाद होना चाहिए। लेकिन इन सब को बोलने दिया जाए कहकर कांग्रेस बीजेपी ने 16, 17, 18 को एक विशेष सत्र रखा है और इसमें 2 चीजें पास होने वाली हैं। एक महिला आरक्षण विधेयक, नारी वंदन अधिनियम, और दूसरा परिसीमन। और परिसीमन इनकी असली समस्या है। कांग्रेस की समस्या महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, इनकी जो दुखती रग है वो है परिसीमन, क्योंकि परिसीमन के बाद ऐसी स्थिति होने वाली है जिससे कांग्रेस के लिए हार के जो इनकी आशंकाएं हैं वो लगभग 100% हो जाएंगी। जो अभी भी इन्हें उम्मीद रहती है कि इस बार 99 ले आए तो कुछ और आगे बढ़ जाएगा, तो अगली बार आगे बढ़ाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए होने क्या वाला है। महिला आरक्षण ये कैसे लागू होने वाला था? पहले जनगणना होनी थी, जनगणना के बाद परिसीमन होना था, यानी कि अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक सांसद की जिम्मेदारी में जितनी संख्या आती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए और सांसद बनाने की जरूरत थी और ये सब प्रावधान है संविधान के अंदर। फिर इसी के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया जाना था। अब बीजेपी ने क्या किया, और जैसे कि जिस वक्त बीजेपी ये नारी वंदन अधिनियम लाई थी तो कांग्रेस बड़ी चिल्ला कर कह रही थी कि ये तो भाई डिलिमिटेशन जनगणना के बाद लागू होगा, आप इसे अगले चुनाव से पहले लागू करें। तो बीजेपी ने कहा कि लागू कर देते हैं और डिलिमिटेशन हम अभी कर देते हैं, जनगणना के आधार पर नहीं करेंगे, जनगणना अपनी होती रहेगी, डिलिमिटेशन कर देते हैं और उसके साथ ही संख्या बढ़ेगी, फिर उसमें महिलाओं के आरक्षण भी उसके अंदर हो जाएगा, 1/3 आरक्षण। अब इनको 2 मार पड़ गई, एक तो महिला आरक्षण पहले लागू हो गया और होने वाला है, और दूसरा परिसीमन जो डिलिमिटेशन हो रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो फॉर्मूला है उसमें कांग्रेस तो परेशान है ही, वहां से डीएमके भी परेशान है, स्टालिन चिल्ला रहे हैं। अब इनकी तो छटपटाहट ऐसी है कि इन्हें लग रहा है कि हम तो अब कुछ रहे नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन के लिए देखिए प्रोसेस ये है कि जिस राज्य में जितनी लोकसभा की सीटें होंगी उसकी 50% सीटें सब में जोड़ दी जाएंगी। जैसे कि अगर यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं तो उसका आधा होता है 40 और जुड़कर वो हो जाएगा 120। इसी तरह से अगर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की तो उसका आधा लगभग होगा 20 और जुड़कर हो जाएगा 59। ये फॉर्मूला तय किया गया है क्योंकि जनगणना के आधार पर इन लोगों को पहले भी आपत्ति थी। अब जो दक्षिणी भारत के राज्य, उनका कहना था कि हमने तो इतने वर्षों में जनसंख्या कम की, अब हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो ये तो अन्याय है हमारे साथ। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, जनगणना के हिसाब से नहीं करते हैं, जितनी आपकी संख्या है उसी का ही 50% फॉर्मूला लगा देते हैं और वो सभी राज्यों पर लागू होगा।
अब इनकी परेशानी ये हो गई है कि कर्नाटक के 5 राज्य मिलाकर जितनी सीटें बन रही हैं, उतनी सीटें बिहार और यूपी को मिलाकर बन जाती हैं। अब 850 सीटें होंगी लोकसभा की और उसमें जीत के लिए चाहिए होगा 425 का आंकड़ा। अब ये 425 का आंकड़ा उत्तर भारत के कुछ राज्यों को मिलाकर ही बन जाता है। अब आप देखें कि अगर हम यहाँ के 5 राज्य ले ले उत्तर भारत के और दक्षिणी भारत के 5 राज्य ले ले तो क्या आंकड़ा बन रहा है और वो आंकड़ा क्यों परेशान कर रहा है। बहुमत का आंकड़ा बनेगा 426, 425 तो उसका आधा होगा, 426 बनेगा बहुमत का आंकड़ा। अब तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, बढ़कर 59 होंगी। कर्नाटक में 28, बढ़कर 42 होंगी। केरल में 20 सीटें हैं, बढ़कर 30 होंगी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बढ़कर 38 होंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बढ़कर 26 होंगी और कुल हो गया 195। अब यहाँ देखिए यूपी में पहले ही 80 सीटें हैं तो बढ़कर 120 होंगी। बिहार में 40 सीटें हैं, बढ़कर 160 हो जाएंगी। यही दोनों 180 बन जाते हैं, यानी कि 5 राज्यों के मुकाबले तो यही दोनों राज्य बन गए। फिर आप बंगाल में आ जाइए, 42 से बढ़कर 63 होंगी और महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 होंगी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, बनेंगी 44। ये कुल आंकड़ा बन जाता है 359। तो ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि कांग्रेस जिन राज्यों में बची हुई है उन राज्यों से कांग्रेस लोकसभा नहीं जीत सकती। ऐसा नहीं कि कोई अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही था। देखिए यूपी में 80 सीटें थी तो तमिलनाडु में 39 सीटें थी, पहले भी आधे का अंतर था, अब भी लगभग वही अंतर है। थोड़ा सा अंतर आ रहा है क्योंकि जनसंख्या भी अपने आप में ज्यादा है और फॉर्मूला देखिए एक ही लागू हुआ है। अब जो राज्य छोटे हैं वो तो तय है कि उनके पास से लोकसभा सीटें कम निकलेंगी, जो राज्य बड़े हैं उनकी क्षेत्रफल भी इतना ज्यादा है कि लोकसभा सीटें ज्यादा निकलेंगी। तो ये कोई अन्याय नहीं हो रहा है, लेकिन इस पूरे समीकरण में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहां बची है? केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, जहां उसे थोड़ी उम्मीद रहती है। लेकिन अगर आप इनकी सीटें मिला देंगे तो कांग्रेस तो वहां पे ढंग से 100 का आंकड़ा पूरा नहीं करेगी। तो इसीलिए कांग्रेस को चिंता यह है कि यूपी से तो गायब है, बिहार से गायब है, महाराष्ट्र से गायब है, मध्य प्रदेश में अभी तक ये कोई ढंग का परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। मध्य प्रदेश के लगभग राजस्थान में होंगी तो वहां भी लोकसभा में इनका प्रदर्शन खराब रहता है। पंजाब में उतनी बढ़ नहीं रही है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में संख्या उतनी ज्यादा बनेगी नहीं लोकसभा सीटों की। तो जो बड़े राज्य हैं वहां कांग्रेस जब जीत ही नहीं पाएगी इतनी ज्यादा संख्या में, तो आप सत्ता में आओगे कैसे? तो ये कांग्रेस की बड़ी परेशानी है, इसीलिए लगातार इसको खारिज करने में लगे हैं। कभी खड़गे बोलते हैं कि जो मौजूदा संख्या है उसी में ही 2/3 आरक्षण आप कर दो, जो 1/3 आरक्षण कर दो महिलाओं के लिए। वहां सोनिया गांधी बड़ा सा लेख लिखती है कि नहीं, ये तो महिला आरक्षण की बात नहीं है, ये तो परिसीमन की बात है, बीजेपी परिसीमन लाना चाहती है। स्टालिन लिखते हैं, बोलते हैं कि हम तो जी हंगामा कर देंगे, ये तो दक्षिणी भारत के राज्य हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो नहीं हो रहा है। आप यहाँ आपको जनगणना के हिसाब से भी करने में समस्या है, आपको 50% से भी समस्या है, तो कौन सा तरीका लाएं? अब इसी में ही इनके रेवंत रेड्डी आ जाते हैं कांग्रेस के कि हाइब्रिड कर दो जी, कि आप जितनी संख्या बढ़ा रहे हैं आप उसमें से जो 50% है, जो संख्या कुल बढ़ेगी 50% आप जनगणना के हिसाब से कर दो और 50% आप जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी जिसे कहते हैं, वो उसके हिसाब से कर दो। अब बात तो ये है कि लोकसभा की सीटों का आधार इकोनॉमी नहीं हो सकती, ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा भी है तो क्या वहां के लोगों को इसका परिणाम ये भुगतना पड़ेगा कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो? ये वहां की पार्टी, वहां की सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर यूपी बिहार पिछड़े रह गए तो ये सपा और राजद की जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे ही सरकारें बदली तो वहां हालात बेहतर हुए। तो वहां के लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती है कि आपका वहां पर प्रतिनिधि नहीं होगा लोकसभा में। तो लोकसभा की सीटों के लिए इकोनॉमी कोई आधार नहीं हो सकती है। तो ये तो लागू होने से रहा, और वैसे भी अब आप कोई भी कारण दे दो, कुछ भी बोल दो, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बिल आ रहा है। तो यहाँ जो परिसीमन है वो असली दुख तिरक है और राहुल गांधी की अगली हार की कहानी लिखने वाला है ये, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को, इसमें परिसीमन जिम्मेदार नहीं है, इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को उत्तर भारतीय राज्यों से लगभग खत्म कर लिया है। यहाँ सब कहीं सपा के पिछलग्गू बनी है, कभी राजद की पिछलग्गू बनी है, कभी ममता बनर्जी की पिछलग्गू बनी है। तो जब आप खुद को खत्म कर लोगे तो फिर आपको मुसीबत तो होगी ही, पहले भी होती थी, अब और ज्यादा हो जाएगी।
और फिर कांग्रेस अलग थलग भी पड़ गई है। और इसीलिए क्योंकि सभी इंडी गठबंधनों, इंडी अलायंस के जो इनके पार्टियां हैं, उनका साथ इनको नहीं मिल पा रहा है। जैसे सपा देखिए, सपा के पास 34 सांसद हैं। अब सपा को क्या बुरा लगेगा अखिलेश यादव को कि अगर यूपी से ही अकेले 120 सीटें हो। आज उन्होंने इतनी सीटें हासिल की, कल को हो सकता है उनको, ये तो हमेशा उनके लिए एक चांस रहेगा कि 120 में से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं, और कल को करेंगे तो वो तो कांग्रेस से भी बड़े दावेदार हो जाएंगे। अगर गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आई तो कभी, तो वो क्यों विरोध करेंगे इसका। उनके राज्य से जहां उनकी पार्टी फल फूल रही है, कुछ आधार रखती है, वहां से 120 सीटें हैं। बिहार से 60 सीटें हैं, इसका फायदा राजद को भी मिल सकता है। लोकसभा के चुनाव में हमेशा तो नहीं होता है कि एक ही दल जीते, कभी तो दूसरे का नंबर भी आता ही है, तो राजद को कभी भी फायदा हो सकता है। इसी तरह से बंगाल में 63 सीटें हैं, ममता बनर्जी का ठीक अच्छा खासा आधार है, इस बार भी वो अच्छी सीटें जीती थी वहां से, तो उनको भी लगता है कि उनका इसमें जो हिस्सा है वो बढ़ सकता है लोकसभा में। और कांग्रेस को ये लोग बढ़िया बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इन बड़े राज्यों में है ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल है कि राजद जो है इसका विरोध करे और सपा इसका विरोध करे, और फिर महिला आरक्षण विधेयक की बात इसमें सामने से हो रही है, तो वैसे भी विरोध करेंगे तो आपकी बदनामी ही होगी। ममता बनर्जी फंस चुकी हैं, चुनाव सिर पर हैं। अब अगर ये विरोध करती हैं तो बीजेपी जो है वो घूम घूम कर बताने वाली है कि ममता बनर्जी खुद महिला, बड़ी महिलाओं की बात करती है और महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रही है, जबकि उनके अपने राज्य पर परिसीमन का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, कोई नकारात्मक असर है नहीं इस तरह का। तो ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही है? तो वो तो ये परेशान है कि अब मैं समर्थन करूं तो मैं बीजेपी की वाहवाही लगेगी कि बीजेपी के पीछे पीछे चल रही हैं, अगर मैं विरोध करूं तो बीजेपी जो है यहाँ बंगाल में इस बात को उठाएगी। तो ये ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ा ही ये संकट चल रहा है, और इस पर बात चल रही है कि अब करें क्या। यहाँ सपा और राजद तो बड़ा मुश्किल है, विरोध करेगी। अब कांग्रेस विरोध कर रही है, तो कांग्रेस भी महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है तो ये भी महिला विरोधी मानी जाएगी कांग्रेस। तो ये ऐसा बिल आने वाला है जिससे जो ना तो इनसे निगलते बन रहा है, ना इनसे उगलते बन रहा है कि करें क्या इसके लिए। अब इसका विरोध करते हैं तो महिला विरोधी नजर आएंगे, समर्थन करते हैं तो समझ लीजिए अपनी ही हार पर हम दस्तखत कर रहे हैं। तो ये हाल हो गए हैं और इसीलिए परेशान घूम रहे हैं। पुरजोर इसका विरोध भी चल रहा है, चाहे वो अलग अलग कारणों से विरोध हो, लेकिन फिलहाल ये रुकने वाला नहीं है। ये इनके लिए चक्रव्यूह की तरह है कि अगर आप परिसीमन को रोकते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक रुक जाएगा, क्योंकि परिसीमन के साथ ही ये आरक्षण लागू करने की बात इसमें कही गई है। तो फिलहाल ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इस मास्टर स्ट्रोक का इनके पास कोई तोड़ नहीं है, और 16, 17, 18 तारीख को ये जो संशोधन है ये पास हो जाएंगे, और उसके बाद कांग्रेस बस इस चिंता में इनको अब लगना है कि आगे करे क्या। आगे और सांसद इन्हें बढ़ाने होंगे, पार्टी का खर्चा भी बढ़ेगा और नेताओं की जरूरत भी पड़ेगी, और पहले ही इनका संगठन बिखरा पड़ा है, तो इनके लिए कई मुसीबतें आने वाली है। राहुल गांधी के लिए एक जो इतनी इनकी 90-95 हार हो गई है, इसमें एक हार 2029 में और जुड़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।